Good evening, sir. सर हमें आपको you are सुनाई not नहीं दे रहा। audible. आप सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. हाँ क्लियर है ना? सर सुनाई दे रहा है। है ना? तो होप कि आपने एससी वर्मा सबके पास होगी अब, है ना? क्योंकि इसके आगे तो हम एससी वर्मा ही पढ़ने वाले हैं, है ना? नहीं भी होगी तो परचेस कर लेना जरूर से आप, है ना? एक ही बुक है, इस बुक से ही आपका भला होने वाला है ना? बाकी कोई बुक की, किसी बुक की कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरी कोई चीज़ टच भी नहीं करूंगा अभी। मैं तीन ही चीज़ें एनसीईआरटी 9th की, जो आप जानते ही हो, मॉड्यूल आपके वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 जो आपको पेज से मिला हुआ है, उसके अलावा वी विल डिस्कस ओनली एससी वर्मा, है ना? ऑफ ये जो मैंने दिखाया था आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा वॉल्यूम 1, है ना? इसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम 1। बाद में फिर 10th में जब आप आ जाओगे तो विल डू वॉल्यूम 2, है ना? 10th में वॉल्यूम 2 करेंगे, 11 Excuse me, sir. 1 करेंगे, है ना? लास्ट क्लास में मैंने इसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आप इसको रेगुलरली पढ़ते रहना। आपके स्कूल, Excuse me, sir. I have a doubt, sir. हाँ बताओ। Sir, from this chapter. हाँ वो डाउट्स होंगे तो मैं बताऊंगा आपको, मैं कि डाउट्स भी आप ले लोगे। जिस दिन डाउट क्लास होगी ना, उस दिन डाउट्स हम डिस्कस करेंगे इसके, है ना? कि जिस दिन में डाउट क्लास होगी, या रेगुलर क्लास में ही अगर डाउट क्लास नहीं होती है तो रेगुलर क्लास में मैं डाउट के लिए बोल दूंगा। क्या पता अभी हमने ना वो चीज़ पढ़ी ही नहीं होगी जिसके आपको डाउट्स हैं, पूरा चैप्टर तो अभी पढ़ा नहीं हमने, हो सकता है अभी आज जो पढ़ेंगे ना उससे आपको डाउट्स वो क्लियर हो जाए, है ना? तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स आपको अभी स्टार्ट किया है हमने, है ना? तो उसी को फर्दर पढ़ते हैं, है ना? विल गो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। So in this we are basically talking about measurements. हाँ मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना? कि इस चैप्टर में आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट की हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। Sir, what is the name of the chapter? Can you repeat? इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फर्स्ट चैप्टर है एससी वर्मा का। Okay, sir. इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एससी वर्मा बुक, है ना? उसी की हम बात कर रहे हैं। मेनली हम उसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, है ना? कि वी कैन टॉक अबाउट द ओके, है ना? तो नॉर्मली हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ना, वी हैव स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, है ना? कि हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एससी वर्मा, है ना? कि वी हैव स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि इसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में मेनली आप जो पढ़ रहे हो ना, वी आर स्टडिंग, सबसे पहले जो चीज है, वी आर स्टडिंग डायमेंशनल एनालिसिस, है ना? कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, है ना? इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना? तो डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस का बेसिक आपका मतलब क्या होगा, है ना? हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कोई भी अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का वी कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, कि कोई भी अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये सब कुछ चीज मैंने बताई थी आपको, कोई भी अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो वी कैन राइट इस डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना? और क्या एप्लीकेशंस होता है आज मैं बताऊंगा आपको मैं, इसका हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना? तो ये आपने सीखा था,
कि हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत सारे चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने सीखा था, राइट। अब यहाँ पे डायमेंशंस के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। वी कॉल इट एज ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बेसिकली कुछ स्टेटमेंट होते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है ना, वो ये होता है कि क्वांटिटीज, है ना, कि पहला जो स्टेटमेंट होता है वो आपका ये होता है कि क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशंस, कि कोई भी क्वांटिटी जिनकी की डायमेंशन अगर डिफरेंट है कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, कैन बी मल्टीप्लाइड, है ना, कि जो क्वांटिटीज होती हैं ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, हाँ बुक में लिखा होगा, ये जो सारी चीजें बुक में होंगी, है ना, कैन बी हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, है ना, बट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, बट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, है ना। ये आपका सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके की डायमेंशन डिफरेंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, बल्कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, Can you spell homogeneity? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जैसे वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, डिस्प्लेसमेंट इज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी की डायमेंशन अगर डिफरेंट हो तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लाइक वी नो दैट प्रेशर, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, एरिया इज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट ऐड फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं ना, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। कि भाई डिफरेंट डायमेंशंस की चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, हम डिवाइड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट देम, कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे तो सेम डायमेंशंस की चीज़ें ही क्या होंगे, बेसिकली आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट, कि फोर्स से फोर्स ही ऐड होगा, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट ही ऐड होगा। हम डिफरेंट चीज़ों को बेसिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं कर सकते। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वही है कि क्वांटिटीज हैविंग द डिफरेंट डायमेंशंस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फर्स्ट स्टेटमेंट। जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि ईच टर्म ऑफ ए इक्वेशन है ना, ईच टर्म ऑफ ए इक्वेशन इन LHS और RHS साइड ऑफ एन इक्वेशन, RHS साइड्स, कि भाई कोई भी इक्वेशन अगर है तो उसके LHS से RHS साइड पे जो भी आपके टर्म्स होंगे, RHS साइड्स शुड हैव राइट सेम डायमेंशन, शुड हैव सेम डायमेंशन, है ना, कि सेकंड आपका स्टेटमेंट ये हो गया, ईच टर्म ऑफ इक्वेशन इन द LHS और RHS साइड शुड हैव द सेम डायमेंशंस, है ना। कि जैसे मैंने बोला कि कोई भी आपने इक्वेशन लिख ली तो वो इक्वेशन तभी करेक्ट होगी जब उसके सारे टर्म का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि आप जैसे लिखोगे v इक्वल टू u प्लस AT, है ना, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, कुछ LHS साइड पे हैं, कुछ RHS साइड पे हैं, सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से वेलोसिटी ऐड होगी, है ना, तो हमेशा सेम चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है ना। तो जैसे इस टर्म ऑफ द LHS और RHS साइड का सेम डायमेंशन का मतलब हो जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम जानते हैं LT-1 होता है ना, और u इनिशियल वेलोसिटी है,
इसकी भी डायमेंशन क्या हो जाएगी, LT माइनस 1 हो जाएगी। इससे आपने ऐड जो किया है वेलोसिटी वेलोसिटी के ही इक्वल होगी और वो वेलोसिटी से ही ऐड होगी। तो एक्सलेशन की डायमेंशन हम जानते हैं कि एक्सलेशन तो LT माइनस 2 होता है। इसको जब T से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म तो सेम ही आ जाएगा ना, ये वाला जो भी टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका LT माइनस 1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी LHS साइड पे जो टर्म है वही RHS साइड पे होगा और उससे जो ऐड भी चीज होगी वो सेम टर्म ही अप्लाई होगी। तो हम बोलेंगे ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन और रिलेशन, ये जो इक्वेशन या रिलेशन है इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना, कि ये डायमेंशनली क्या है, बेसिकली आपकी करेक्ट है ना, कि भाई जब भी कोई चीज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करती है तो वही रिलेशन डायमेंशनली क्या होता है, बेसिकली आपका करेक्ट होता है ना, कि हर टर्म इक्वेशन के जो डायमेंशंस होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, क्योंकि अभी आपने बोला है कि सेम चीजें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, तो हर टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, बेसिकली आपका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लगता है ये तो अलग कुछ है ना, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तो समझ में आता है, लेकिन ए और टी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी वेलोसिटी के ही इक्वल होगी, उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट भी क्या होगा, बेसिकली आपका वेलोसिटी होगा। तो पहला आपका ये आ गया। सेकंड आपका आ गया कि कोई भी फिजिक्स में रिलेशन या इक्वेशन है वो तभी ट्रू होगा जब सारे टर्म डायमेंशंस क्या होंगी, Sir, your voice is breaking. जब सारे टर्म के डायमेंशंस क्या होंगे, बेसिकली आपकी। Excuse me, sir. हाँ बेटा, सारे टर्म की डायमेंशंस क्या होंगी, बेसिकली आपकी सेम होंगी, है ना। तो ये हम इस तरह से सेकंड टर्म ले सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट आपका ये आ गया, सेकंड ये आ गया, वापस से। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये सेकंड स्टेटमेंट है। Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। Sir, could you explain the second point? Actually, I was disconnected. कुछ नहीं बेटा, हर Each term. सारे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही एक्सप्लेन किया मैंने, कि हर इक्वेशन के जो टर्म्स होंगे सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। जैसे v वेलोसिटी है तो LT माइनस 1 होगा, u वेलोसिटी है LT माइनस 1 होगा, और एक्सलेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो LT माइनस 1 ही आ जाएगा। तो हर इक्वेशंस के सारे टर्म का वो तभी ट्रू होती है जब उसका डायमेंशन सेम होता है ना। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, जब उसका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर ये सब 11th की एनसीईआरटी में भी है क्या? मेरे पास वो 11th की नहीं, नहीं। एनसीईआरटी वाली बुक है। बेटा एनसीईआरटी मत पढ़ो आप, एनसीईआरटी बहुत टफ बुक है, वो 11th में ही पढ़ना हो। यूज एससी वर्मा ओनली, एससी वर्मा आप परचेस कर लो, सेकंड हैंड भी ले सकते हो, जैसे भी ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में होंगी, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा इलाबोरेट करके नहीं दिया होता है। तो एक कोई बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ना वो एससी वर्मा ही सही रहेगा, उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना। लेकिन एससी वर्मा ज़्यादा अप्रोप्रिएट बुक है फॉर ऑल रीजंस। एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, what you have written after equation? इक्वेशन और रिलेशन। Okay, sir. Thank you. रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये आपका गैस है ना। तो ये आपने कर लिया। तो सेकंड पॉइंट था, ऐसे ही हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, है ना। थर्ड पॉइंट में जस्ट हम ये बोलते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल functions, right, are dimensionless. ये आपका होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ से कोई ऐसा ले लूँ फंक्शन y, सपोज मैंने बोला a sin सम kx, तो जब कोई साइन कॉस या टेन होता है ना, तो ये जो फंक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक है, जिसमें साइन कॉस या ये सारी चीजें यूज होती है। लॉगरिथमिक में लॉग के बेस में,
कि अगर कोई फंक्शन में ऐसा ले लूं कि y इक्वल टू ए लॉग ऑफ के एक्स, तो इसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कोई जो पावर के टर्म्स में जो चीज होती है कि y इक्वल टू ए ई टू द पावर के एक्स, है ना। तो ये जो फंक्शन होता है क्या होता है बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गया। तो ध्यान रखना कि क्या होता है ना, ये साइन के अंदर जो भी टर्म होगा वो एंगल ही तो होगा, और एंगल डायमेंशनलेस होता है कि हम जानते हैं कि भाई एंगल और एनी नंबर, कोई भी आपका नंबर हम ले लेंगे इज डायमेंशनलेस, है ना। कि कोई भी जो हम यहाँ पे लेते हैं एंगल या कोई नंबर जो होगा, ये एंगल या नंबर हमेशा क्या होगा बेसिकली आपका डायमेंशनलेस होगा। तो ऐसे साइन के अंदर जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस होगा, और लॉग के अंदर भी ये जो टर्म होगा ये भी डायमेंशनलेस होगा। जो ई की पावर होती है, ई भी कोई एक नंबर होता है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसे, इसकी पावर भी क्या होती है बेसिकली आपके डायमेंशनलेस होती है। तो साइन के अंदर जो भी चीज आएगी, लॉग के अंदर जो भी चीज आएगी, और ई की पावर में जो चीज आएगी, ये हमेशा क्या होगी बेसिकली आपके डायमेंशनलेस होगी। तो अगर मैंने ऐसा बोला कि जो एक्स है, सपोज कोई पोजीशन है, कि एक्स हम बोलते हैं कि एक्स जो क्वांटिटी है वो कोई पोजीशन है, और वाई जो है सपोज कोई क्वांटिटी है, इसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है, कि वाई क्या है बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि अगर आपसे कोई पूछे कि वाई का एक्स जो पोजीशन है इसका डायमेंशन, तो आपको पता है कि पोजीशन की डायमेंशन लेंथ होगी, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस केस में, सारे केसेस में, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द के, कि के अगर कोई कांस्टेंट है तो उसकी डायमेंशंस क्या होगी, तो हम बोल रहे हैं ना के एक्स इज डायमेंशनलेस। इन ऑल केसेस दिस के एक्स इज डायमेंशनलेस, क्योंकि लॉग के अंदर, साइन के अंदर जो भी चीज आएगी ये डायमेंशनलेस होती है। मतलब के एक्स की कोई डायमेंशन नहीं होगी। मतलब के एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा m0 l0 t0। कर सकते हैं ना सर। मैं बोल रहा हूँ कि साइन के अंदर तो एंगल होगा तो डायमेंशनलेस होगा, लॉग के अंदर भी कोई नंबर होगा डायमेंशनलेस होगा, ई की पावर भी कोई नंबर होगी डायमेंशनलेस होगी। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई के की डायमेंशन क्या होगी, तो हम यहाँ पे के की डायमेंशन जब लिखेंगे तो ये एक्स नीचे डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जस्ट आपका आ गया m0 l0 t0, या इसको 1 ही लिख दो आप, ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको अल्टीमेटली आप 1 ही लिख दो, बात एक ही होता है। तो ऑब्वियस बात है कि के की जो डायमेंशन होगी वो 1/x हो जाएगा ना, और x की डायमेंशन हमने क्या बोला है, l है। तो यहाँ से के की डायमेंशन जो हो जाएगी वो l-1 हो जाएगी इन ऑल केसेस, कि भाई ये भी डायमेंशनलेस होगा। तो के एक्स अगर डायमेंशनलेस है तो के की जो भी डायमेंशन होगी एक्स की रेसिप्रोकल होगी, तभी तो कैंसिल होगा। एक्स एल है, अगर के l-1 होगा तो ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो के की डायमेंशन आ गई l-1। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि चलो के की डायमेंशन तो आ गई l-1, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ए, तो ए की वही डायमेंशन होगी जो वाई की होगी, तो हम सिंपल सा बोलेंगे डायमेंशन ऑफ, है ना, कि डायमेंशन ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ वाई, एज दैट ऑफ वाई, है ना, कि जो ए की डायमेंशन होगी वो वाई की सेम ही होगी, क्योंकि आपको पता है एलएचएस साइड और आरएचएस साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन अगर है तो एलएचएस साइड और आरएचएस साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बेसिकली आपकी सेम। तो ये पूरा टर्म तो डायमेंशनलेस हो गया, तो जो वाई की डायमेंशन होगी वही ए की होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द ए, तो हम बोलेंगे अगर वाई डिस्प्लेसमेंट एल है तो ए की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, है ना, कि जो ए की भी डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, बेसिकली आपकी एल हो जाएगी, है ना। तो यही आपका जो है ये आपका, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को भी कॉल्ड एज ए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग यही क्या होता है बेसिकली आपका कंसेप्ट होता है। तो इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो तीनों कंसेप्ट मैंने बता दिए कि अगर डिफरेंट डायमेंशंस हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एलएचएस और आरएचएस साइड पे डायमेंशन सेम रहती है हर टर्म की। और जो इसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई है
जो मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था आपको, ये आपका आ गया। केस के बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होंगे वो डायमेंशनलेस होंगे। कि साइन के अंदर जो भी चीज होगी उसका डायमेंशन नहीं होगा, लॉग के अंदर जो भी चीज होगी उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। किसी भी चीज के कोई पावर में चीज आ रही है तो नंबर ही होता है, वो भी क्या होगा बेसिकली आपका डायमेंशनलेस होगा। तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ से के और ए की डायमेंशन निकाल ली। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द के एंड बेसिकली आपका ए, ये हम कर सकते हैं इस तरह से, ये आप लिख लो। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। Just a second. हाँ लिख लो ना। Sir, I just now due to a network problem. Can you please show what you have done before this? अरे यार वो कोई नहीं, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, मैंने जस्ट एक दो लाइन ही पढ़ाई है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, Okay, sir. है ना। Yes, sir. Thank you, sir. You can change that. है ना, पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आपको, है ना। you'll get your PDF of work, है ना। ये आपका गया से, है ना। तो ये आपका गया, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बन गया। अब इसमें जैसे कोई भी इक्वेशन है ना, जैसे मैंने बोला यहाँ पे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। वैसे तो एप्लीकेशंस में आ गया, तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करें, है ना, तो हम बोलेंगे S जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये L हो जाएगा इसका डायमेंशन, है ना। और U एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी L हो जाएगा, क्योंकि U वेलोसिटी होती है, ये LT-1 हो जाएगी और यहाँ पे टाइम आ जाएगा। हाफ को डायमेंशन में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाफ तो एक डायमेंशनलेस चीज होती है ना। तो डायमेंशंस को उसका मतलब क्या है, ए जो होता है वो एक्सलेशन है LT-2 और T स्क्वायर आ गया। तो आप देखो कि ये T और T-1 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे L आ गया, इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ गया, L आ गया, और इससे T स्क्वायर एंड T-2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी L आ जाएगा, है ना। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसके हर टर्म का डायमेंशन सेम है, क्योंकि सेम डायमेंशन की चीज ही ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, और वो सेम डायमेंशन की चीज के इक्वल होती है। तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना, कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना, कि डायमेंशनली क्या बेसिकली आपकी करेक्ट है ना। तो डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो देखो डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो वो 100% करेक्ट होगी, वो नहीं पता होता है हमें, है ना, क्योंकि ये हाफ तो हम इसमें चेक नहीं कर पाएंगे ना कि हाफ है या नहीं है। कि हाफ नहीं भी लिखते तो डायमेंशनली तो करेक्ट ही होती, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला या रिलेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो 100% इनकरेक्ट होगा। कि कोई भी डायमेंशनली फॉर्मूला डायमेंशनल चेक को वेरीफाई नहीं कर रहा है, वो फॉर्मूला या रिलेशन 100% क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो 100% करेक्ट होगा, हमको नहीं पता होता है, क्योंकि डायमेंशन से हम ये जो कांस्टेंट या नंबर है इसको चेक नहीं कर पाते हैं। हम उसी चीज को चेक कर पाएंगे जिसकी कोई यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ना। तो याद रखना, तो जो कि इस डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन में यूज होगा, है ना। ये लिख लो आप इस तरह से। Sir, written. हाँ, ये अब से बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो चीज है, वी स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि भाई कहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। वी स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस को हम कहाँ पे यूज करते हैं, है ना। तो देखो इसके कुछ 2 और 3 एप्लीकेशंस हैं। जो सबसे पहला एप्लीकेशंस होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, सबसे पहला अगर मैं एप्लीकेशन लिखूं
डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे पहला जो एप्लीकेशंस हो गए वो ये होंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ राइट फिजिकल फॉर्मूला, फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला, रिलेशन और फॉर्मूला, कि कोई भी फॉर्मूला वो करेक्ट है या नहीं है, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करते हैं, है ना, कि ये करेक्ट तभी होगा जब एलएचएस साइड की डायमेंशंस किसके इक्वल होगी, आरएचएस साइड की, है ना, तभी वो फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट होगा। लाइक हम एक फेमस इक्वेशन जानते हैं E=mc²। अगर मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, है ना, कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या गलत तो नहीं है ना, फेमस आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन है ये। तो E=mc²। तो इसमें आपको पता है E जो होती है वो एनर्जी होती है, E क्या होती है इसमें, एनर्जी। M जो होता है दिस इज मास, है ना, और जो C होता है दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, कि C जो होती है वो क्या होती है बेसिकली आपकी स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर E=mc² को मुझे चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो सबके डायमेंशन मैं पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं एनर्जी की डायमेंशन लिखूंगा यहाँ पे। तो एनर्जी की डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है, तो ml² × T-2 हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा मास की, तो मास का m हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट मीन स्पीड ही होगी, तो ये आपका हो जाएगा LT-1, है ना, और इसका स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको फर्दर हम लिखेंगे, तो अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये आपका आ जाएगा ml² × T-2, है ना। तो जो LHS साइड की डायमेंशन है वही RHS साइड की है, तो हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ LHS साइड और RHS साइड सेम है, मीन्स दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये फॉर्मूला कैसे करेक्ट है, बेसिकली आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। पहला एप्लीकेशन यही है कि फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। और डायमेंशनली करेक्ट का मतलब होता है कि LHS और RHS साइड की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी, है ना, तभी ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या होगा, बेसिकली आपका करेक्ट होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला जो है दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट आपका आगे, है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपने सबसे पहला एप्लीकेशन ले लिया कि डायमेंशनली करेक्टनेस आ गया है। मैं डायमेंशनली इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मान लो कोई यहाँ पे 2 भी लिख देता तो भी डायमेंशन तो सेम ही होते हैं ना, तीनों फिर इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये चेक लिखना होता है कि ये फॉर्मूला कैसे करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। एग्जैक्ट 100% करेक्टली फिजिक्स की और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी जरूरत पड़ती है आपको। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया टू चेक करेक्टनेस ऑफ, है ना, फिजिकल रिलेशन और फॉर्मूला। सेकंड होता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ये सेकंड क्या होता है बेसिकली आपका, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, है ना, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं बेसिकली आपका डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर दूसरे में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हो जाएगा कि जैसे हम CGS सिस्टम यूज कर रहे हैं, CGS, तो आपको पता है CGS सिस्टम में क्या होता है आपका, CGS सिस्टम का हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, second, है ना। लेकिन नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो SI यूज करते हैं, SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में सेंटीमीटर की जगह पे मीटर आ जाता है, ग्राम की जगह पे किलोग्राम आ जाता है, और ये सेकंड आ जाता है। तो जो मैंने लिस्ट आपको दी थी, लिस्ट मैंने SI सिस्टम की दी थी क्योंकि ज़्यादातर हम SI सिस्टम यूज करते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या यूज होता है, डायमेंशनल एनालिसिस। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कोई भी क्वांटिटी अगर मैं लिखूं तो उसमें 2 चीज होती है ना, कि कोई भी क्वांटिटी हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं n × u शुड बी कांस्टेंट। इसमें n जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, कि कोई भी क्वांटिटी की क्या होगी, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और जो u होगा वो यूनिट होगा, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लाइक इसका एग्जांपल ये है, मैं बोलता हूं कि कहीं पे आपका
10 है ना किलोग्राम है, तो n की जगह पे 10 आ गया, किलोग्राम इसकी यूनिट है। अगर मैं इसको मान लो ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे 10⁴ ग्राम आ जाएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई तो यूनिट भी चेंज हो गया, है ना। पहले अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 थी और यूनिट आपकी u1 थी, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये n2 हो जाएगी और यूनिट आपकी u2 हो जाएगी। तो वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, है तो चीज तो 10 kg ही है। तो वही मैंने बोला है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि किसी भी केस में n1 इंटू u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इंटू u2, है ना। कि n और u का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। कि अगर n 10 है तो यूनिट kg है, n अगर आपने 10⁴ कर दिया तो यूनिट ग्राम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्वांटिटी तो उतनी है ना जितना आपने मेंशन किया है। तो n1 इंटू u1 क्या होता है, n2 इंटू u2 होता है। तो इसी चीज को हम यूज करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इस मेथड से हम और भी क्वांटिटीज जैसे कि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन सब को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसलिए तो मैंने बोला कि Sir, just a second. है ना, बीच में अगर मीटिंग ऑफ होगी तो रीज्वाइन कर लेना आप लोग। वो एक्चुअली ये वाली आईडी में ना लॉगिन नहीं हो पा रहा है मेरे से अनलिमिटेड में। कोई नहीं, 2 पार्ट में करके हम कर सकते हैं, है ना। इसमें इतनी इश्यूज नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, 2 पार्ट में हो जाएगी खत्म। Sir, just a second. हाँ लिख लो आपसे। सर उस वाले कन्वर्जन को कैसे करेंगे? अभी बताता हूँ, वेट फॉर सम टाइम। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो यू विल गेट टू नो। सर मुझे पार्सेक में ही कंफ्यूजन था। हाँ सर मुझे पार्सेक में ही कंफ्यूजन था। पार्सेक बताऊंगा मैं आपको, पार्सेक तो एक अलग चीज होगी। अभी तो जस्ट सिंपल हम पढ़ रहे हैं, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं। सर पार्सेक इज पैरालैक्टिक सेकंड। हाँ पैरालैक्टिक सेकंड होता है, मैं सब बताऊंगा, वो सारी यूनिट्स होंगी। सर उसमें ये समझ नहीं आया कि हम π/80 क्यों ले रहे थे। मैं बताऊंगा वेट। Yes, sir. हो गया sir. Thank you, sir. मैं बताऊंगा सारा कुछ, डोंट बी इन हरी, है ना। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हम पहले थैंक यू सर। फिर करते हैं। जैसे हमने ये बोला है कि सेकंड पॉइंट को अगर हम इलॉबरेट करें, तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है ना। और फोर्स की ये एसआई यूनिट होती है, और जो फोर्स की सी मीटर पर सेकंड वो डाइन होती है ना। कि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो डाइन होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे, वैसे तो आप जानते होंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होता है ना। 10 to the power 5. हाँ आप सही बोल रहे हो, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, है ना। तो इन्होंने सही बोला है कि 1 न्यूटन इक्वल टू, हम जानते हैं कि ये 10⁵ डाइन होता है। कि 1 न्यूटन की अगर हम जब बात करेंगे तो ये 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। लेकिन किसी को अगर नहीं पता है, उसको निकालना है कि भाई 1 न्यूटन जो होते हैं उसमें कितने डाइन होते हैं, या 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं सीजीएस यूनिट में, तो इसके लिए हम यही यूज करेंगे कि अभी आपने जो कंसेप्ट पढ़ा ना कि n1 u1 इक्वल टू हो जाएगा इसलिए आपका n2 u2, है ना। तो n1 हम ले लेंगे 1 और ये न्यूटन आ गया। आपको पता है कि n2 तो ये है, n2 इंटू हम लिख लेंगे डाइन, है ना। आपको तो निकालना है कि 1 न्यूटन में कितने n2 डाइन होते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, न्यूटन का डायमेंशनल यूज कर लूंगा फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा न्यूटन फोर्स होता है, तो मैं यहाँ पे डायमेंशनल लिखूंगा 1 mlt-2, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इक्वल टू n2 डाइन, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है 10⁵ होता है। डाइन भी फोर्स ही है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला को यूनिट से क्या मतलब है, तो ये भी क्या हो जाएगा mlt-2। अब इसके बाद मैं m की वैल्यूज पुट करूंगा, है ना। तो आपका m की जगह पे अगर वो एसआई यूनिट है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, kg। लेंथ की जगह पे क्या लिख दोगे, मीटर। और टाइम की जगह पे सेकंड-2 n2। ये अगर आपने डाइन की जगह पे लिखा है तो m की जगह पे क्या आ जाएगा, है ना, ग्राम। लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। और ये सेकंड-2 आ गया,
है ना। तो आप देखो यहाँ से सेकंड माइनस 2 तो ऐसे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाएगी ना, n2 की वैल्यू सिंपल सी आ जाएगी kg बाई ग्राम, है ना, इनटू आपका आ जाएगा मीटर अपॉन सेंटीमीटर, आ जाएगा। हाँ, जस्ट आपने लिखा n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है, तो 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन आपको निकालना है, तो 1 न्यूटन की जगह पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, डाइन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा। फिर उसके बाद हमने ऐसा यूनिट लिख दी भाई केजी मीटर सेकेंड ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप देखो केजी और ग्राम का रेशियो कितना हो जाएगा 10⁻3, और मीटर और सेंटीमीटर का रेशियो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो n2 की वैल्यू 10⁻5 आ गई। तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है 10⁻5 डाइन होता है ना। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि n1 u1 इक्वल टू क्या होता है n2 इंटू u2। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम इसको क्या करेंगे यूज करेंगे, लिख लो आप इसे। है ना, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। Sir, just a second. हाँ लिख लो कोई बात नहीं। Yes, sir. Thank you, sir. है ना, ये आपका आ गया है ना। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि अगर सिंपल से एक क्वेश्चन यही मैं आपसे पूछता हूं कि जो वर्क होता है इसकी SI यूनिट होती है जूल, और जो आपकी CGS यूनिट होती है वर्क की वो कितनी होती है अर्ग, है ना, कि SI यूनिट कितनी होती है, बेसिकली ये SI यूनिट है, और जो CGS यूनिट होती है वो इसकी अर्ग होती है। तो 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग होता है ना, ये कैसे निकाल सकते हैं चेक करके बताओ कि 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग होंगे, कितना आंसर आ जाएगा इसका चेक करो आप। है ना, तो क्या आंसर आ रहा है चेक करो जरा, इसका आंसर कितना बता सकते हो, आप कोई बता सकता है क्या? Sir, can I? हाँ भेज दो आप इसे। 10 हाँ to 7. सही है, Sir, सही 10 है। to 10 raised power युग 7 शर्मा year. सही है ना, युग शर्मा योर आंसर इज करेक्ट। बताओ